हेलो 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 हेलो। नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल मजे में हैं। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एसी के लेक्चर नंबर 2 की। तुम्हारा दोस्त सोंटू तुम्हारे साथ आ चुका है। अब आज लेक्चर आगे बढ़ाने के पहले जो ईएमआई का लास्ट पार्ट बचा था, जो मैंने बताया था कि हम लोग अगले सेशन में करेंगे, सबसे पहले उसको हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर और एडी करंट। हार्डली 10 से 12 मिनट इसमें लगेंगे। आफ्टर दैट द एसी सर्किट्स, फेजर एनालिसिस, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फिर एलआर सर्किट और आरसी सर्किट। आज का लेक्चर अगर आपने बहुत ढंग से कर लिया, बहुत तमीज से पढ़ लिया, तो अगला लेक्चर जो आएगा एलसीआर सर्किट पे, उसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, तो ये एक बेस बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी तक की धारावाहिक में हमने क्या देखा था? अभी तक की धारावाहिक में हमने बात की थी एसी की, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की। चलिए ठीक है। अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, तो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा मेरे भाई? ट्रांसफॉर्म करेगा। किसको ट्रांसफॉर्म करेगा? पोटेंशियल की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेगा। कैसे और कहां? कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, दोनों कर सकता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि आपके घर में, जो आपके मोहल्ले के आसपास जो मेन डीपी होगी, जो मेन एक्सटेंशन वायर होगा, एक्सटेंशन लाइन होगी, जो खंबा होगा जहां से सबके घरों में तार गए हुए हैं, वहां तक जिस पोटेंशियल पे करंट फ्लो कर रहा है, और आपके घर के अंदर जिस पोटेंशियल पे पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे सिस्टम वर्क कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सेम होंगे? क्या आपको लगता है कि जो वैल्यू ऑफ करंट, जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल उस मोहल्ले के मेन डीपी पे है, उस मेन डब्बे पे है, उस मेन खंबे पे है, वही आपके घर में भी आ रहा है? बिल्कुल नहीं, अंतर है दोनों में। मतलब 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 ये कि इमेजिन करो, आपके शहर के नज़दीक में कहीं 50, 60, 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द के दायरे में कोई एक पावर प्लांट है जहां पे बिजली बन रही है, और वहां से आपके मोहल्ले तक आ रही है, तो उस करंट को ट्रांसफर करने के लिए कितना भयंकर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। हाँ या ना? सोचते चलना, बस सोचते चलना। कुछ अभी लिखना नहीं है, कुछ बातें, कुछ कुछ कोई टेक्निकल टर्म नहीं, बस सोचते चलो। उस पोटेंशियल डिफरेंस में, और आपके घर में जो आपके घर का मीटर है, या तो लेट से आपका जो पंखा है, आपका जो हॉल है, वहां से किचन तक का जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस में कोई करंट को ट्रांसफर करना है। डिफरेंस है दोनों में। तो ये क्रिएट कौन करेगा? ये पोटेंशियल का डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? ये क्रिएट करेगा ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करता है? ये ट्रांसफॉर्म करता है, ये चेंज करता है पोटेंशियल को फ्रॉम हायर टू लोअर, और या तो लोअर टू हायर। ठीक है, इतनी तो बात पता चली कि सर ये क्या कर सकता है। ये दो चीजें कर सकता है। ये पोटेंशियल को स्टेप अप कर सकता है, या ये पोटेंशियल को स्टेप डाउन कर सकता है। मतलब एक लोअर पोटेंशियल की वैल्यू को हायर पोटेंशियल डिफरेंस के लेवल पे ले जा सकता है, या हायर से लोअर में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे? अगला सवाल आता है कैसे। तो सुनते चलना। ये आपके सामने एक बहुत ही टाइट कॉपर वायरिंग मैंने कर दी है। सॉफ्ट आयरन कोर पे मैंने क्या कर दी? कॉपर की वायर लपेट दी, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। तो क्या ये एक सोलेनॉइड बन गया? हाँ जी सर, बन गया। क्या सोलेनॉइड की जानकारी हमको है? हाँ जी सर है। क्या ये अगर एक सोलेनॉइड है, एक कॉपर की वायरिंग का सिस्टम है, तो क्या हमें इसके बारे में इतनी जानकारी है कि इसमें, मान लो अगर आपने करंट भेजा, ये गया करंट, ये गया करंट, ये गया करंट, ये गया करंट, ये घूम फिर के करंट इसमें से निकल रहा है। करंट गया और घूम फिर के ऐसे निकल रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। मालूम है हमको कैसी होती है? ऐसी होती है। सर हमने ये कहां पे सीखा था? मैग्नेटिज्म में भर भर के बातें की इस पे हमने। हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायरेक्शन है किसकी मेरे भाई? बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना, बोलते रहो, चिल्लाते रहो। घर में घर वालों को सुनने दो कि कुछ कर रहे हो तुम, एनर्जी बरकरार रखो। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और हमको ये भी मालूम है कि यार इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली एक मैग्नेट वाला बिहेवियर ही शो करती है ना? एक मैग्नेट का बिहेवियर ही शो करती है। ये सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ मैग्नेट।
इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस। अब मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ करंट भेजा, सुनते चलना, एक एक शब्द ध्यान से सुनते चलना। मैंने एक तरफ करंट भेजा, करंट गया, घूम फिर के दूसरी साइड से निकला, और पड़ोस में एक और सेम टू सेम डिट्टो बिल्कुल ऐसा का ऐसा मैंने कॉइलिंग का सिस्टम ले लिया और इसको मैंने फर्दर कनेक्ट कर दिया एक लोड रेजिस्टेंस से। ये लोड रेजिस्टेंस, अब ये देखने को मिला कि लेफ्ट वाले में अगर हम करंट भेजते हैं तो लेफ्ट वाले के कारण राइट में करंट डेवलप हो रहा है। क्यों? फिर से बोल रहा हूं मैं, ये देखने को मिला कि आपने लेफ्ट वाले में करंट भेजा, लेफ्ट वाला कहलाता है प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी वाइंडिंग। इसके कारण जो सेकेंडरी है यानी जो लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है उसमें करंट देखने को मिला। क्यों? क्या ऐसा कुछ पढ़ा है हमने जीवन में? क्या इस तरह का कुछ देखा है हमने पहले? बिल्कुल बिल्कुल। म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब हमको इसका प्रिंसिपल भी पता चल गया, प्रिंसिपल भी पता चल गया। क्या है इसका प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। वाह, अरे बोलो इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? कि आप एक कॉइल में करंट चेंज करके यानी उसका फ्लक्स चेंज करके पड़ोस की कॉइल में फ्लक्स चेंज करवा सकते हो, तो उससे क्या होगा? ईएमएफ डेवलप होगा। तो उससे क्या होगा मेरे भाई? करंट आ गया ना उससे। एक में करंट भेजा, पड़ोस में करंट मिल गया। अरे तुमने एक में करंट भेजा, उसके कारण पड़ोस वाले में तुमको करंट मिला। अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ रही है बात है। करते हैं इसकी चर्चा और करते हैं, ठीक है। अभी बस एक मैंने आपको रफ आउटलुक दिया है कि ये होता है ट्रांसफॉर्मर, इस तरह की बातें हम करने वाले हैं। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर जो है, ये आपने लैमिनेटेड शीट ले ली। अगर आपने रियल लाइफ में आसपास मोहल्ले में कहीं ट्रांसफॉर्मर देखा है तो एक ग्रे कलर का डब्बा होता है बड़ा सा, उसके ऊपर इस तरह की आपको लैमिनेटेड शीट्स दिखेगी। क्यों होती है बताऊंगा अभी। इसके अंदर पूरा एक्चुअल माल होता है, एक्चुअल जो है ना वाइंडिंग ये सब इसके अंदर की हुई रहती है। ये क्यों होता है? ये प्रोटेक्टिंग शेल है इसका, फॉर द प्रोटेक्शन सोर्स। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। ये रहा आपका प्राइमरी वाइंडिंग, ये रहा सोर्स, और ये रहा आउटपुट, ये है लोड रेजिस्टेंस, और ये है आयरन कोर जिसपे की वाइंडिंग कर रखी है। अभी मैं समय नहीं दे रहा हूं बनाने के लिए, अब बाद में बना लेना, ठीक है। समय कम है, बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। अगर मैं इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी बात करता चलूं तो सबसे पहले शेल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ कॉपर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज इनफाइनाइट। ये बात मैं ईएमआई में डिस्कस कर चुका हूं। ट्रांसफॉर्मर उस समय पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ये बातें मैंने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। क्या बताया था इसका लॉजिक मैंने? कि जो आप कह रहे हैं कि इनके बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सर आपने तो यहां पे करंट भेजा है ना, आपने तो यहां पे करंट भेजा, लेकिन ये करंट जो आपने प्राइमरी में भेजा है ये खुद चल के यहां तक थोड़ी जा रहा है। अरे करंट यहां से चल के यहां तक थोड़ी जा रहा है क्या? सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है क्या? कोई वायर है क्या प्राइमरी से सेकेंडरी में? या यहां से चल के जा रहा है क्या करंट? नहीं, ये तो इंसुलेटेड है। ये मत सोचना कि अरे सर ये तो आयरन का है, ये इसमें टच हो रही है तो पूरे में करंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये इंसुलेटेड वायर्स हैं पूरे कॉपर के, इंसुलेटेड है। तो मतलब करंट कोई लीक वीक नहीं हो रहा है, करंट यहां से यहां नहीं जाएगा, ऐसा ना सोचें आप लोग। करंट खुद ब खुद प्राइमरी से सेकेंडरी नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी में करंट देखने को मिला। काहे? क्या बोल रहा हूं, समझ आ रही है? प्राइमरी में करंट है, लेकिन वो करंट चल के सेकेंडरी तक नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा इंसुलेटेड सिस्टम है। फ्लक्स चेंज होने के कारण सेकेंडरी में करंट डेवलप हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको 3-4 बार हाईलाइट कर चुका हूं, है ना। पूछ लेते हैं ऐसी बात, और फिर बच्चे छोटी छोटी सी चीजों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लिखते चले ऐसी इंपॉर्टेंट बातें। अगली बात, कोर क्या है? बोथ द कॉपर कॉइल्स आर टाइटली बाउंड ओवर अ बल्क मेटल पीस। आयरन कोर देख चुके हैं जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हाई है, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन, ये कहलाता है कोर, और आपने
दोनों ही कॉइल्स को इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करके रखा है। ठीक है, दोनों ही कॉइल्स को इंसुलेशन करके रखा हुआ है। हाथ भी लगा लोगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा मत लेना जाके पता चले गए पड़ोस के ट्रांसफार्मर में हाथ पकड़ लिया उसको, बोले मास्टर ने बोला लेक्चर में, लाइव लेक्चर में बोला, सॉरी यूट्यूब पे बोला कि हाथ लगा लो, तो हमने तो लगा लिया। हाँ, तो हमने क्या बोला, वर्किंग क्या है इसकी, क्या करता है बेसिकली, इट रेगुलेट्स AC वोल्टेज एंड ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिकल पावर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ऑफ द इनपुट सिग्नल। मतलब ये क्या करेगा, ये जो सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, जो प्राइमरी वोल्टेज है उसको बढ़ा सकता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, या प्राइमरी वोल्टेज जो है उसको घटा सकता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ठीक है, कैसे करता है, आइए इसका डेरिवेशन भी देख ही लेते हैं, बात निकली है तो यहीं देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। आप मुझे एक बात बताइए कि EMF और फ्लक्स कैसे रिलेटेड है। फैराडे भाई साहब ने हमको क्या बताया था, उन्होंने हमको ये बताया, फैराडे भाई साहब ने हमको ये बताया, माइकल फैराडे भाई साहब ने ये कहा कि जो EMF होता है वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, वो होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, बिल्कुल होता है। तो अब यही जानकारी को मैं दो बार यूज कर रहा हूं। एक बार मैं यूज कर रहा हूं प्राइमरी के लिए, तो प्राइमरी के लिए मैं लिख सकता हूं टोटल फ्लक्स जो कि बन जाएगा n टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू वन कॉइल। मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्राइमरी में अगर n कॉइल्स हैं तो एक कॉइल से कितना फ्लक्स डेवलप हो रहा है, फाई डेवलप हो रहा है, तो n से कितना डेवलप हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ फाई डेवलप हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इसको मैंने लिख दिया NP, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसी तरह से सेकेंडरी के लिए, इस ही प्रकार से सेकेंडरी के लिए मैं लिख सकता हूं माइनस NS टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये NS क्या है, NS क्या है, यह है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल। और वही लॉजिक कि फाई क्या है भाई मेरे, फाई जो है वो फ्लक्स है जो कि एक कॉइल से गुजर रहा है, तो ये बात आपने लिख दी। अब हम लोग बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, नो फ्लक्स लीकेज। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में मेरे दोस्त क्या होता है, नो फ्लक्स लीकेज होता है, कोई फ्लक्स का लीकेज नहीं है। बहुत शानदार, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि दोनों ही के लिए डी फाई बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट है, और कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है, ऐसा लिख सकते हो आप, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है, बिल्कुल सही है। सो डी फाई बाई डी टी फॉर बोथ ऑफ देम इज गोइंग टू बी सेम। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप, इन दोनों ही इक्वेशंस को जैसे ही आप डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा EP डिवाइडेड बाई ES इक्वल्स टू NP डिवाइडेड बाई NS। अब यहां से आपने थोड़ी देर पहले जो बात लिखी थी कि क्या होते हैं वो दो प्रकार ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, वो दो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स कौन से होते हैं, एक जिसमें आप सेकेंडरी के पोटेंशियल को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे आप, मतलब अगर आप स्टेप अप करवाना चाह रहे हैं, सुनिए क्या लिखा हम लोगों ने, इतनी बात लिख लो, इतनी बात लिख लो। अगर आप स्टेप अप करवाना चाह रहे हैं, यही लिख देता हूं, अगर आप स्टेप अप करवाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप लोग ES ग्रेटर देन EP चाह रहे हो, दैट मीन्स NS शुड बी ग्रेटर देन NP, परफेक्ट। और अगर आप स्टेप डाउन करवाना चाह रहे हो तो स्टेप डाउन के लिए क्या होना चाहिए, NS शुड बी लेस देन NP। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जितना फ्लक्स प्राइमरी में डेवलप होता है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी से गुजरता है, जितना प्राइमरी में डेवलप हुआ उतना पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से गुजरा, उसमें कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो टर्म है डी फाई बाई डी टी दोनों के लिए सेम है, जिसको हमने काट दिया, ठीक। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमको, फाइनल रिजल्ट हमको ये मिला, कोई नई बात इसमें नहीं है, कोई नई बात इसमें नहीं है, लिख लो, लिख लो।
लिखने के लिए मैं ज़्यादा समय अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारी बातें करनी है और इसमें से कई बातें मैं ऑलरेडी आपको EMI के आखिरी लेक्चर में बता चुका हूं। फिर भी सारी बातें मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, लिखते चलिए, पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। मैं लेक्चर सेम पेज पे रख रहा हूं। चलिए, अब इसमें हमको दो कंडीशंस की बात करनी है। सबसे पहले हमने बात करी कि नो फ्लक्स लीकेज, अगर कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है तो आपने क्या बता दिया, आपने सिंपली ये बता दिया, आपने सिंपली एक्सप्लेनेशन ये दे दिया नो फ्लक्स कंडीशन का, नो फ्लक्स लीकेज का, ES डिवाइडेड बाई EP इक्वल्स टू NS डिवाइडेड बाई NP। ये आपने बोला कब के लिए, अरे ये आपने बोला कब के लिए, जब कोई का फ्लक्स का लीकेज नहीं है कहानी में। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने ये कहा कि अगर नो लोड कंडीशन की बात करें कि आपने कोई लोड नहीं लगाया, तो ये तो वही बात हो गई कि अगर किसी बैटरी में आप लोड वोड नहीं लगा रहे हैं तो EMF जो होता है, EMF जो होता है और पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है उस एलिमेंट के अक्रॉस, उस बैटरी के अक्रॉस, वो सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि EP इज नथिंग बट VP, EMF developed is nothing but the potential drop across the primary coils, and ES is nothing but the VS. EMF developed in the secondary coil वो और कुछ नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस। क्यों? क्योंकि आपने कोई लोड नहीं लिया है। लोड लेने से क्या होता है? आई होप कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी बेसिक बातें याद हैं अभी तक, है ना, कि ये EMF होता है, ये R होता है, इसमें फ्लो करता है करंट I, और करंट I फ्लो करने के कारण यहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है कितना, I टाइम्स ऑफ R, और यही कहलाता है V। पता है ना? ओ हेलो हेलो हेलो, पूछ रहा हूं मैं, कुछ पता है कि नहीं? मालूम है ना? V और ये E, तो ये EMF है और वो पोटेंशियल ड्रॉप है। अगर मैं ये ना लगाऊं तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? E के बराबर होगा। एक बैटरी में अगर कोई लोड वोड आपने कनेक्ट नहीं किया है, नहीं, समझ गए ना बात को, कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं? समझ चुके हो? कहीं ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा मैं? पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें अटक जाते हैं बच्चे, करे ये क्या कर दिया मास्टर ने, कभी E लिखता है कभी V लिखता है। चला, हमको तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये बात समझ में नहीं आ रही थी, हम तो पहले ही बोल रहे हैं मास्टर बदमाश है। ऐसी बातें सोचने लगते हैं, बात बहुत सड़ी सी होती है ना। और कुछ महान लोग आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, फिर अच्छी अच्छी बातें लिख के जाते हैं। तो ये है वो, मतलब अगर आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है तो जितना इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही EMF के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो वही लिखा आपने लिखा ES डिवाइडेड बाई EP इक्वल्स टू NS डिवाइडेड बाई NP इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाई VP। कौन सी कंडीशन बोल दी यार? ये आपने बोल दी नो लोड कंडीशन। बहुत शानदार, मजा आ गया। अब नो पावर लॉस कंडीशन, मतलब कि जितना इनपुट पे पावर है, जितना प्राइमरी में पावर है, या तो P1 इक्वल टू P2 लिख दो, या P प्राइमरी इक्वल टू P सेकेंडरी लिख दो। पावर को आप लिखते हैं VI, VP, IP, VS, IS। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं VP बाई VS इक्वल टू NP बाई NS, और यहां से नई बात क्या पता चली? इक्वल टू IS अपॉन IP। मतलब क्या है? मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या निकला? इस बात का मतलब यह निकला कि सेम पावर, अगर कोई पावर लॉस नहीं है, जितना पावर डेवलप हुआ प्राइमरी में पूरा ट्रांसफर करवा दिया आपने सेकेंडरी में, तो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का अपोजिट रेशियो निकल रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये बात लिख लीजिए, P VS अपॉन VP, IP अपॉन IS, NS अपॉन NP, वही लिखा है। देख लो ध्यान से, लिखते चलो, काम की बातें। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बोल के रखा है तो आप आइडियल ही कंसिडर करेंगे ट्रांसफॉर्मर को, कोई पावर लॉस नहीं लेंगे। लेकिन अगर बोला है, लेकिन अगर कह दिया कि भैया तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो आइडियल नहीं है, रियल है, तो आपको बात करनी पड़ेगी
एफिशिएंसी की। आपको बात करनी पड़ेगी कि वास्तविकता में क्या हो रहा है, वास्तविकता में कितना हो रहा है, और आप बताओगे कि भैया उस केस में तो हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100, ये होती है एफिशिएंसी। आउटपुट मतलब क्या? पावर आउटपुट। क्या हो जाएगा वो? Vs इंटू आई एस डिवाइडेड बाई Vs आई एस डिवाइडेड बाई Vp आई पी इंटू 100। हमको मालूम है कि यार आउटपुट पावर हमेशा कम ही होगा इनपुट पावर से, एफिशिएंसी हमेशा कम ही होगी 1 से। लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। तो सर एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है वास्तविकता में? कई तरह के लॉसेस होते हैं, कई तरह के लॉसेस होते हैं। जैसे कि जो आपने कोर बनाया है उसमें एडी करंट लॉस होता है, जो आपने लेमिनेशन जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें एडी करंट लॉस होता है, फ्लक्स लीकेज होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, कई प्रकार के लॉसेस होते हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे क्विकली। ठीक है, क्विकली देखेंगे एकदम। लॉसेस की अगर मैं बात करूं, कहां कहां पे हो रहे हैं लॉस? देखो, पहला लॉस आपके सामने आ रहा है कॉपर और जूल हीटिंग लॉस। अब सीधी सी बात है, हीटिंग लॉस की बात चल रही है, तो हीटिंग कहां पे होगी मेरे भाई? हीटिंग होगी वायर में। वायर से जब करंट पास करेगा, वायर से जब करंट पास करेगा तो हमको मालूम है कि यहां पे हीट डेवलप होती है, जूल हीटिंग होती है। कितनी होती है? कितनी होती है हीट? हीट डेवलप होती है I²RT। और ये कहां होती है? ये कॉपर के वायर में होती है। तो क्या लिख दिया आपने? वेयर इट हैपेंस दीज लॉसेस अकर इन बोथ कॉइल एंड द शेल पार्ट। कॉइल एंड द शेल पार्ट क्यों होते हैं? रीजन क्या बता देंगे? रीजन आपको क्विकली बता देंगे। जूल हीटिंग कैसे कम करेंगे? टू मिनिमाइज दीज लॉसेस हाई करंट कॉइल ऑलवेज मेड अप ऑफ थिक वायर। क्यों? क्यों? आपको मालूम है रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाय ए। अगर आपने रेजिस्टेंस को कम रखना है तो एरिया को आप बढ़ा देंगे। मालूम है? मालूम है? एंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोड्यूस्ड हीट सर्कुलेशन ऑफ मिनरल ऑयल शुड बी यूज। मिनरल ऑयल इज बेसिकली कूलेंट, कि जैसे जैसे वो गुजरेगा उसमें से हीट को निकालता जाएगा सिस्टम से। मिनरल ऑयल इज बेसिकली कूलेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखना है। थ्योरेटिकल बात कभी कोई पूछ ले आपको बताना आना चाहिए। फ्लक्स लीकेज की बात करें, फ्लक्स लीकेज लॉसेस की बात करें तो कहां होगा ये? इट अकर्स बिटवीन द बोथ कॉइल ऑफ शेल पार्ट। होता क्या है? होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी हम ये चर्चा कर चुके थे। जितना फ्लक्स, कपलिंग याद है आपको? कपलिंग फैक्टर, वो सारी बातें बताई थी कि कब मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा। परपेंडिकुलर रख दिया था तो कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा था, फिर किसी एंगल पे रख दिया था, पैरेलल रखा, मैक्सिमम गुजर रहा था, है ना? ये ऐसा कुछ मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो जितना फ्लक्स 1 के जरिए निकल रहा है वो पूरा का पूरा 2 में गुजर रहा है। 1 से निकलने वाला फ्लक्स 2 में पूरी तरह से जा रहा है। इसका 100% फ्लक्स उसको क्रॉस कर रहा है, मतलब फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है। क्या बोला आपने? ये लॉसेस कहां होते हैं? बिटवीन बोथ द कॉइल्स ऑफ द शेल। क्यों होते हैं? ड्यू टू एयर गैप बिटवीन बोथ द कॉइल्स। मिनिमाइज कैसे करोगे? दीज लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड if both the coils are tightly wound over a common soft iron core of high magnetic permeability, so a closed path of magnetic field lines formed itself within the core and tries to make the coupling factor 1। coupling factor वाली बात याद है? क्या करने का बोल रहा है ये कुछ ऐसा करने का बोल रहा है, ये कुछ ऐसा करने का बोल रहा है। एक सॉफ्ट आयरन कोर लो, है ना, और ये कर दो। ये कॉइल नंबर 1 है, येलो वाली कॉइल नंबर 1 है, येलो वाली कॉइल नंबर 1 है, ब्लू वाली कॉइल नंबर 2 है, येलो वाली कॉइल नंबर 1 है, ओके, और ब्लू वाली कॉइल नंबर 2 है। जितना फ्लक्स 1 से डेवलप हो रहा है उतना पूरा का पूरा फ्लक्स 2 से गुजरेगा। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बातें तेजी से बढ़ाते हैं आगे।
इसके बाद आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस क्या होते हैं? दीज लॉसेस अकर इन द कोर पार्ट, हिस्टेरेसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस। ठीक है, दोनों की बातें करेंगे सेपरेटली। हिस्टेरेसिस लॉस, ट्रांसफॉर्मर कोर ऑलवेज प्रेजेंट इन द इफेक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें पूरा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, इसके लिए हिस्टेरेसिस ओके सेपरेटली मैंने पढ़ाया है मैग्नेटिज्म में, जिसमें आपको मालूम है कि कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के कारण एक परमानेंट एरिया हमको मिलता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्या? लॉस इन एनर्जी। इतनी एनर्जी लॉस हर साइकिल में आपको देखने को मिलती है। तो ये है हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। किसका मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन? सॉफ्ट आयरन कोर का। ठीक है, रिड्यूस कैसे करेंगे? टू मिनिमाइज दीज लॉसेज मटीरियल ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर शुड बी सच दैट इट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड। मटीरियल कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज हो जाए। चलिए ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करो, सॉफ्ट आयरन यूज करो, अच्छे से होता जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं एडी करंट की। अब चर्चा कर लेते हैं एडी करंट की। सबसे पहले एडी करंट होता क्या है? एडी करंट होता क्या है? होता क्या ये? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंड्यूस्ड करेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड when metal bodies placed in time varying magnetic field or they move in external magnetic field in such a way that the flux through them changes with respect to time। सर क्या लिख दिया? ये कुछ समझ नहीं आया, बताता हूं। मतलब ये है कि एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होने वाला है, एक ऐसा करंट इंड्यूस होने वाला है एक मेटेलिक बॉडी में, जो किसके जरिए आ रहा है? जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के जरिए आ रहा है। बताता हूं कैसे। ये एक सुनो, एक मटेरियल है ओके, मैग्नेटिक मटेरियल। आप क्या कर रहे हो? आप इसको मूव करवा रहे हो, आप इसको मूव करवा रहे हो। कहां मूव करवा रहे हो? कहां मूव करवा रहे हो? कहां मूव करवा रहे हो? सुनते चलना। कहां मूव करवा रहे हो? कुछ ऐसे आप इसको स्विंग करवा रहे हो। ठीक है, एक मेटेलिक बॉडी है ना, स्विंग करवा रहे हो। अब ये कहां कहां स्विंग हो रहा है? ये स्विंग हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ये स्विंग हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, सुनना, मतलब ये कैसे बताऊं आप लोगों को? जैसे मान लो, सुनो, इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, जितना तुमको दिख रहा है ना, सुनो मेरी बात, जितने हिस्से में तुमको दिख रहा है सिर्फ उतने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये फ्रेम से बाहर निकलेगा तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फ्रेम से बाहर निकलेगा तब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, फिर निकल गया। ऐसा कर रहा है ये, ऐसा कर रहा है। मतलब कि ये बार बार, ये सिस्टम जो है ये बार बार क्या कर रहा है? ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड से अंदर बाहर कर रहा है। मतलब अगर मान लो इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं आपको, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस से क्या मतलब है? अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, क्रॉस से क्या मतलब है मेरा? क्रॉस से मेरा मतलब है अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस से मेरा मतलब क्या है? अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ये। ठीक, ऐसे घूम रहा है ये, ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, बाहर आएगा और उस तरफ भी बाहर जाएगा। समझ गए अब तो सिस्टम? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो इसका फ्लक्स बढ़ता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो इसका फ्लक्स बढ़ता है। और अगर फ्लक्स बढ़ता है तो हमें मालूम है, बढ़े या घटे, बढ़े या घटे, ठीक है, बढ़े या घटे,
दोनों ही केसेस में ईएमएफ डेवलप होता है, यानी सिस्टम में करंट आएगा। एक बार जब ये सिस्टम अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, सोचते चलना, सारी बातें लिखी हुई है, लिखने का टेंशन मतलब, सोचते चलो। जब ये सिस्टम में जा रहा है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रहा है, करंट आ रहा है, बिल्कुल करंट आ रहा है। जब मान लो ये अंदर जाता है, मान लो अगर ये अंदर जा रहा है तो कैसा करंट आएगा? फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को रोकने के लिए ऐसा करंट आएगा जो फ्लक्स को रोकना चाहे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको अपोज करने के लिए कैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? जो उसको रोकना चाहे, को रोकना चाहे, मतलब बाहर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो रोकना चाहे। या तो तुम ऐसा सोच लो कि इनसाइड यानी साउथ की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, साउथ बढ़ रहा है यानी साउथ पास आ रहा है, ऐसा सोच सकते हो ना। साउथ इनसाइड का मतलब क्या है? साउथ बढ़ रहा है, यानी साउथ पोल का मैग्नेट का साउथ पोल पास आ रहा है। तो मैग्नेट का साउथ पोल तुम्हारे पास आ रहा है, उसको रोकने के लिए तुम नॉर्थ लगाओगे, साउथ लगाओगे? साउथ लगाओगे ना। इसमें इसमें कुछ ऐसा करंट आएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि इसमें मैंने कह दिया कि इस तरह का करंट आया, क्लॉकवाइज करंट आया, तो जब ये बाहर निकलेगा तो वही फ्लक्स कम होना चाहेगा, तब एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, और फिर अंदर आएगा, फिर क्लॉकवाइज, फिर बाहर जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, चलती रहेगी ये बात। तो इतना फ्रीक्वेंटली जो करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये बेचारा पागल है क्या? ये पागल हो जाएगा मटेरियल तो। कभी बोल रहा है क्लॉकवाइज करंट, कभी बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये कौन सी बात हो गई? पगला जाएगा ये। इसमें हीटिंग होगी, इसकी वजह से सिस्टम में लॉसेस होंगे। तो बस यही करंट कहलाते हैं एडी करंट, यही करंट कहलाते हैं एडी करंट। क्या बोला हमने? एडी करंट्स क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या है मेरे भाई एडी करंट? ग्रुप ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन मेटल बॉडीज आर प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और दे मूव इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहे हैं, कैसे? इन सच अ वे दैट द फ्लक्स थ्रू देम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चर्चा इतनी बातें ठीक है? बना लिया ये? लिख लिया? लिख लेना पॉज करके, लिख लेना पॉज करके। अब हम ये बात कर रहे हैं कि एडी करंट के जरिए भी होते हैं कुछ लॉसेस। एडी करंट सबसे पहले किन्होंने देखा था? एक महान साइंटिस्ट थे फौकॉल्ट, उन्होंने बताया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस दिए। अब देखिए बात वही है कि यदि, पहले मैं थोड़ी सी डायरेक्शन पे चर्चा कर लेता हूं। कई बच्चे, मुझे अभी भी पता है कि डायरेक्शन में कंफर्टेबल नहीं है, जबकि मैं मैग्नेटिज्म से इसी पे बात कर रहा हूं कि डायरेक्शन जो है कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। चलो, अगर आप इसको बाहर लेके जा रहे हो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की दिशा में, ये रही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की दिशा में, ये रही मैग्नेटिक फील्ड अंदर की दिशा में, है ना। अगर आप इसको बाहर लेके जा रहे हो, अगर आप इसको बाहर लेके जा रहे हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, आप सिस्टम से बाहर लेके जा रहे हो उसको, तो क्या होगा? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जा रहे हो लूप को, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड यानी साउथ, वो डिक्रीज हो रही है ना। साउथ पोलैरिटी की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इसको बढ़ाने के लिए, डिक्रीज हो रही है, इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ा
ज़्यादा देर तो नहीं रहा ना साउंड इशू? चले गए थे, ज़्यादा देर तो नहीं गया ना साउंड का इशू? ठीक है, तो हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एन पी ज़्यादा रखने पड़ेंगे एन एस से। तो वही बात साबित भी हो रही है। हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। चलिए तो फिर अब बातों को हम बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ाते हैं आगे। आ गए हैं हम लोग एसी पे। अब हमको आज क्या डिस्कस करना है? हमको बात करनी है अलग अलग प्रकार ऑफ एसी सर्किट्स। क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट होने वाले हैं? क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट हम देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सर्किट्स की और उनके फेजर रिलेशंस की, है ना? पूरी चीजें लिंक्ड हैं, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल प्यार से देखते चलना। मैं कुछ सर्किट्स आपके सामने बनाऊंगा और इनकी वन बाय वन एनालिसिस करूंगा, ठीक है? हम लोग साथ में करेंगे, आप लोग भी करते चलना। एक बार में ऐसा करना कि दोबारा तुमको इसको कभी देखना ना पड़े। एक बार में पूरा डेरिवेशन, पूरी थ्योरी सब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या देखेंगे वो बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ एक आउटलाइन बता रहा हूं कि ये देखेंगे, उसके बाद इंडिविजुअली वन बाय वन देखेंगे हम इनको। प्योर इंडक्टिव, जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा होगा, और प्योर कैपेसिटिव। प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव, ठीक है? जैसे ये मान लो कि एक रेजिस्टर है, ये मान लो कि एक रेजिस्टर है और ये एक एसी सोर्स है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने तो ये पढ़ा है कि भैया अगर एक डीसी सप्लाई को आपने लगाया रेजिस्टर से तो क्या होता है, ये बात हम देख चुके हैं। लेकिन आज आप क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूं कि हमें अप्लाई करना है एक एसी सोर्स, हमें अप्लाई करना है एक एसी सोर्स एक रेजिस्टर के लिए, ठीक है? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग एक इंडक्टर लगा देंगे एसी सोर्स से, ठीक है? एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे हम लोग एक इंडक्टर को, एक इंडक्टर को। दिस इज एल, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग लगा देंगे एक कैपेसिटर, उसके बाद हम लगा देंगे एक कैपेसिटर एक एसी सोर्स से। चलिए ठीक है, तो करते हैं वन बाय वन तीनों की चर्चा। ओके ओके। क्या हमको बेसिक बातें ये मालूम है, क्या हमको बेसिक बातें ये मालूम है कि यदि एक ईएमएफ की बात करूं मैं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा से, ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल। और अगर मैं करंट की बात करूं कि सिस्टम में जो करंट है वो कितना होगा, सिंपली मैं लिख दूंगा आई इक्वल्स टू वी बाई आर, आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ई बाई आर करोगे तो ये बन जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इसको मैंने आई नॉट लिख दिया, इसको मैंने आई नॉट लिख दिया, आई नॉट। क्या आई और ई का एक्सप्रेशन, क्या आई और ई का एक्सप्रेशन दोनों में ही साइन ओमेगा टी वाली टर्म आ रही है? क्या इन दोनों में ही साइन ओमेगा टी वाली टर्म आ रही है? ओमेगा टी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो अगर इसमें फेज डिफरेंस की मैं बात करूं तो क्या कोई फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा? नहीं। सर ये क्या बोल रहे हो फेज डिफरेंस, हमको समझ में नहीं आया। करते हैं फेज डिफरेंस पे चर्चा। रुक जाओ, अभी मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन डालना था आपके दिमाग में, क्वेश्चन मार्क लाना था। फेज डिफरेंस की बात आएगी कुछ यहां पे, ठीक है? अभी मैं अधूरा छोड़ रहा हूं इसको, अभी मैं अधूरा छोड़ रहा हूं पर्पसली, सुनते चलो बस। यहां पे वैसे कितना फेज आएगा? कोई फेज नहीं आएगा। सर होता क्या फेज? करते हैं चर्चा। अगर मैं बात करूं प्योर इंडक्टिव सर्किट की, तो इंडक्टिव सर्किट के लिए हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे? मैं केवीएल लगाऊंगा। केवीएल क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ई माइनस वी अक्रॉस द इंडक्टर, और वी अक्रॉस द इंडक्टर कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा 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 अच्छा, ई को आपने लिख दिया ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी, ऐसा लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। तो क्या इसके बाद इक्वेशन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा, डी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, और इंटीग्रेट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा।
मैं इतना इतना करके छोड़ रहा हूं, आप अभी स्क्रीन पॉज करेंगे, रुक जाओ, इसके बाद स्क्रीन पॉज करेंगे और इनके आगे का करने के लिए 5 मिनट डेडिकेट करेंगे, इनके आगे के स्टेप्स करने के लिए 5 मिनट डेडिकेट करेंगे ऑनेस्टली, ठीक है। और तीसरी बात मैं कैपेसिटिव सर्किट के लिए बता रहा हूं, तीसरी बात मैं कैपेसिटिव सर्किट के लिए बता रहा हूं, E माइनस क्यू इक्वल टू सी वी, वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी इक्वल टू 0। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्यू बाई सी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्यू को लिखो ई नॉट इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको कर दो डिफरेंशिएट, डी क्यू बाई डी टी करंट दे देगा, डी क्यू बाई डी टी करंट दे देगा, और यहां पे डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी वाली टर्म आएगी। ये स्टेप करो, ये स्टेप्स स्क्रीन पॉज करके करो, ये स्टेप्स स्क्रीन पॉज करके करो। पूरा एल पूरा प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट एक स्लाइड पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट रख दिया है। इसको वन बाय वन में तब डिराइव करूंगा जब आप लोग अभी स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करोगे। ट्राई करो, इसको स्क्रीन पॉज कर लो, इसको सच में एफर्ट्स देने इस पे भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस पे 5, 7, 8 मिनट दिए, या जल्दी कर लिया 2-3 मिनट में तो और अच्छी बात है। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक करके हम लोग इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हम अलग अलग प्रकार के एसी सर्किट्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एसी सर्किट्स, जिसमें कि प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर होगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यानी कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैंने आपको दिया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सर क्या था प्योर रेजिस्टिव सर्किट में? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में एक एसी सोर्स था जो कि एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड था। बहुत अच्छी बात है ये रहा एसी सोर्स E और ये रहा रेजिस्टेंस R। अब आप इसमें क्या कहोगे? आप इसमें कहोगे E माइनस आई टाइम्स ऑफ R इक्वल्स टू 0। E को आपने रख दिया E नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू आई आर, इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से I कितना बन जाएगा? यहां से I कितना बन जाएगा? I बन जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R, और इसको आपने रख दिया आई नॉट। आई नॉट क्या है? आई नॉट क्या है? ये करंट एम्पलीट्यूड है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, करंट एम्पलीट्यूड। ई नॉट क्या है? वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ई क्या है? इंस्टंटेनियस वोल्टेज। आई क्या है? इंस्टंटेनियस करंट। तो आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों ही के लिए जो फेजेस हैं, जैसे अगर मैं phi 1 लिखूं तो वो है ओमेगा टी, phi 2 लिखूं तो वो भी है ओमेगा टी। तो क्या ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों सेम है? तो डेल्टा phi जो होगा वो 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। मतलब इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और अगर इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये है साइन फंक्शन, और ये वैल्यू मैंने पीक वैल्यू बता दी ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये पीक वैल्यू मैंने बता दी ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब मैंने करंट का ग्राफ इससे थोड़ा सा नीचे से शुरू किया, ठीक है, और इसकी पीक वैल्यू मैंने बता दी आई नॉट। और आप देख सकते हैं कि जिस समय पे पोटेंशियल मैक्सिमम उसी समय पे करंट मैक्सिमम, जिस समय पे पोटेंशियल मिनिमम उस समय पे करंट मिनिमम। फिर दोनों अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0, एक साथ। इसलिए ये सेम फेज में हैं दोनों। इसलिए हमने क्या कहा कि करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेज। कैसे हैं ये दोनों के दोनों? सेम फेज में हैं दोनों। कैसे हैं दोनों? सेम फेज में हैं दोनों। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाने का प्रयास करूं, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मान लो कि ये मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है ई नॉट,
तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी जाएगी, इतनी जाएगी, इतनी इतनी दिस मच, ठीक है, इतनी। दोनों सेम फेज में है, सेम फेज में दोनों। ओके, बहुत बढ़िया। आई नॉट को आप ई नॉट बाई आर लिख सकते हो, और आई नॉट या तो आई आर एम एस की अगर मैं बात करूं, आई आर एम एस को हम लोग क्या लिख देते हैं, साइड में लिख देता हूं, आई आर एम एस को हम लोग क्या लिखते हैं, आई आर एम एस को हम लोग लिखते हैं आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को आपने रूट टू से डिवाइड किया, ये बन गया आई आर एम एस, ये बन गया ई आर एम एस। तो सेम एक्सप्रेशन आप V इक्वल टू आई आर आर एम एस वैल्यूज के लिए भी लगा सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात है इस एनालिसिस की, साइड वाली एनालिसिस की। सारी बातें लिखो, सारी बातें लिखो ध्यान से, जल्दी लिख ली, पॉज करके लिख लेना, साइड में हट जाओ, लिख लिया होगा। चलो अब चर्चा करते हैं हम लोग प्योर इंडक्टिव सर्किट की। प्योर इंडक्टिव सर्किट पहले मैं सिखा देता हूं, फिर ये लिखा हुआ जो है देख लेना क्या क्या लिखा है ना। पहले सीख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो। आधा तो बता ही दिया था, उसके आगे का तुमने ट्राई भी किया होगा। अब मैच कर लो कि तुमने सही किया है या नहीं, मैच कर लो कि तुम लोगों ने सही किया है या नहीं। ये बना दिया आपने एक इंडक्टर, बहुत बढ़िया। ये बना दिया एसी का सोर्स, बहुत ही शानदार। ये आपने लिख दिया ई, ये आपने लिख दिया एल, ये सर्किट में करंट है आई, सर्किट में करंट है आई, ओके। और लगा दिया आपने केवीएल। क्या लगा दिया आपने, केवीएल। केवीएल क्या कहता है, केवीएल ये कहता है कि कंप्लीट लूप में जब आप घूमोगे, कंप्लीट लूप में जब आप घूमोगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा सारे एलिमेंट्स का, एक ई इंडक्टर के अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये सभी पोटेंशियल ड्रॉप्स का जो सम है वो इक्वल टू कितना होगा, वो इक्वल टू जीरो होगा। वो इक्वल टू कितना होगा, वो इक्वल टू जीरो होगा। बहुत बढ़िया। तो आपने लिख दिया ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। तो ई को आपने लिख दिया इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। अब ई को आपने क्या रख दिया, ई को आपने रख दिया ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। ई को आपने क्या रख दिया, ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी। यहां पे रख दो उठा के वैल्यू, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल एल टाइम्स ऑफ डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, डी आई डिवाइडेड बाई अरे रे 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 बाई डी टी। तो इसी एक्सप्रेशन को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं दैट डी आई इक्वल्स टू, डी आई इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एल टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। फिर मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि करंट निकालना है, करंट निकालना है जीरो से कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई तक, टाइम जीरो से कोई भी रैंडम वैल्यू टी तक। बहुत बढ़िया। तो क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन बन जाएगा आई इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और अंदर की जो टर्म है ओमेगा वो आ जाएगी नीचे, वो आ जाएगी नीचे। यहां आपने लिखा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट रख दी जीरो से टी। बहुत बढ़िया, लिमिट रख दी जीरो से टी, बहुत बढ़िया। तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, क्यों, ट्रिग्नोमेट्री, ये माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, चलो सबसे पहले माइनस को गोली मारो, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा। माइनस को भी गोली मारो थोड़ी देर के लिए, माइनस को बाहर पड़े रहने दो, वरना बच्चे बोलते सर माइनस कॉस ओमेगा टी को वो कैसे लिख दिया। मैं बोलता हूं उसमें पढ़ो ही मत तुम, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। और क्या हमको ये मालूम है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन अंदर जा सकती है, और आई को आप लोग लिख दोगे कुछ ऐसे, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये एक्सप्रेशन बन गया करंट का,
ये एक्सप्रेशन बन गया करंट का, ये एक्सप्रेशन बन गया करंट का, ये आ गया आपके पास आई नॉट, ये आ गया आपके पास आई नॉट, क्या आ गया आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, आई नॉट आ गया, आई नॉट, आई नॉट आ गया, आई नॉट, आई नॉट को आपने क्या लिख दिया, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब क्या, अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक रेजिस्टिव सर्किट से, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, ये जो एल ओमेगा है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, एल ओमेगा है वो एक इंडक्टिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बन गया ये, ओमेगा एल, एक्सएल इज ओमेगा एल, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया, तो आपने आई का एक्सप्रेशन लिख दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, और ई का एक्सप्रेशन आपने कितना बताया था, ई का एक्सप्रेशन आपने कितना बताया था, ई का एक्सप्रेशन आपने कितना बताया था, कितना बताया था। तो इस जानकारी से आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि अगर φ1 जो है, φ1 वो फेज ऑफ ईएमएफ है, ओमेगा टी को आपने φ1 लिख दिया, तो φ2 कितना बन गया, ओमेगा टी माइनस 90, मतलब करंट जो है वो लैग कर रहा है पोटेंशियल को 90 डिग्री से। इतना लिखो पहले, इतना लिखो पहले सभी लोग, इतना लिखो। ये एक्सेल क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के द्वारा एक सर्किट को दिया जाने वाला रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इतनी बात ठीक है। हाँ, तो हमने अभी अभी क्या कहा, हमने ये कहा, बातों को मैं यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं। हमने ये कहा कि देखो जो एक्सेल है वो है ओमेगा टाइम्स ऑफ एल, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ टाइम्स ऑफ एल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया, है ना। तो ये क्या है, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, अब आपने इक्वेशंस क्या बताई हैं, आपने इक्वेशंस जो है ई और आई की इक्वेशंस क्या बताई हैं, ई और आई की इक्वेशंस आपने कुछ ऐसी बताई है कि ई इक्वल्स ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और आई इक्वल्स आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। ये इक्वेशंस आपने बताई हैं, ये इक्वेशंस आपने बताई हैं, ठीक है। अब यहां से आपने कह दिया कि करंट 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 लैग्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसका फेजर बनाने की कोशिश करूं, फेजर बनाने का प्रयास करूं, फेजर डायग्राम बनाने का प्रयास करें अगर हम इसका, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अगर मान लो कि ये येलो लाइन ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रही है, ये येलो लाइन ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रही है, ये ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये लाल लाइन जो है ये करंट रिप्रेजेंट करेगी, और ये कहाँ होगी, ये 90 डिग्री पीछे होगी, ये 90 डिग्री पीछे होगी, ठीक है। दिस इज करंट, करंट लैग्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। बहुत शानदार, ठीक है। तो आपने क्या कहा, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग कर रहा है ईएमएफ से, कितने से, 90 डिग्री से। एक्सप्रेशन आप देख चुके हैं, एक्सएल जो है वो कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द सर्किट। देख चुके हैं हम लोग, कोई नई बात इसमें नहीं है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, सर ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट भी ओम होगी। इसको आप लिख सकते हैं एल इंटू ओमेगा, एल इंटू ओमेगा। एल होता है हेनरी, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि होती है पर सेकेंड, तो ये बन गया हेनरी पर सेकेंड, ये बन गया हेनरी पर सेकेंड।
फर्दर फिर आप हेनरी को वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, और घूम फिर के बात ओम ही आनी है, ओम ही आनी है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक एसी सर्किट के लिए, अभी ये महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं ध्यान से बताऊंगा, सुनना ध्यान से, इस पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर एसी सर्किट जो है, आपने लिखा एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, है ना, इक्वल्स टू 2 पाई एफ टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, तो एक्सएल क्या लिख दिया आपने, प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एक्सएल को आपने क्या लिख दिया, एक्सएल को क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी के प्रपोर्शनल। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एसी की, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, हायर विल बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन यही बात अगर मैं एक डीसी के लिए कहूं, यही बात अगर मैं एक डीसी सर्किट के लिए कहूं, तो हमें मालूम है कि फॉर अ डीसी सर्किट, डीसी में तो कांस्टेंट होता है ना, ईएमएफ कांस्टेंट करंट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी जीरो, और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल जीरो, मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा एक इंडक्टर। डीसी सोर्स अगर आपने लगा दिया तो एक इंडक्टर किसी भी प्रकार का कोई भी अपोजिशन ऑफर नहीं करेगा। इंडक्टर ऑफर्स नो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ डीसी वेयर एज अ रेजिस्टिव पाथ टू एसी। महत्वपूर्ण बात है ये, इतनी सी बात जो मैंने अभी बताई आखिरी में, बहुत काम की बात है, अच्छे से लिखना है इसको, अच्छे से। ठीक है, छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं यार इस पे, कई बार इस पे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, इस पर बहुत सवाल आते हैं। ये इतनी सी चर्चा जो है ना, ये 2 लाइंस जो हैं, बहुत सवाल आते हैं इस पर, अच्छे से लिखना है इसको। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटर की, है ना। पहले वही पूरा एनालिसिस बताऊंगा, वैसे तो आपने कर ही लिया होगा, होनहार छात्र हो, फिर भी मेरा काम है बताना, तो एक बार मैं आपको बताता हूं। पूरा समय दिया था ये करने के लिए, कर लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, ये आप लोगों ने एक एसी सोर्स ले लिया, और ये कैपेसिटर है, सर्किट में करंट है आई, सर्किट में करंट है आई। क्या करें, लगा दो इसमें अपना केवीएल, लगा दो इसमें केवीएल। क्या बन जाएगा केवीएल की इक्वेशन, ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। ई को लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू क्यू बाई सी। तो क्यू को आपने कितना लिख दिया, क्यू को आपने लिख दिया ई नॉट इंटू सी टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, ई नॉट इंटू सी टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, ये आपने लिख दिया क्यू। ठीक है, क्यू को आपने लिखा ई नॉट टाइम्स ऑफ सी साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ओमेगा आया मल्टीप्लीकेशन में, ये बन गया कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये इतनी टर्म क्या बनी, इतनी टर्म क्या बन गई, ये आई नॉट बन गई, ये आई है, आई इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, ये ई नॉट इंटू ओमेगा सी जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नीचे जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई ही होना है ना ओमेगा सी, तो ओमेगा सी तो ऊपर जाके वैसे भी मल्टीप्लाई ही होने वाला है, होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। ये बन गया, बन गया, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। क्या मैं कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, ये पूरी टर्म देख, कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको। मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं इसकी, अब मैं इसकी इक्वेशन अब लिखने वाला हूं, आई इक्वल्स आई नॉट कॉस ओमेगा टी को लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आई नॉट को आपने लिख दिया ई नॉट डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अब ये जो पूरी टर्म है जो ये डब्बे में डाली हुई है मैंने, ये कहलाती है एक्स सी, गलत ना समझे, एक्स सी बोल रहा हूं मैं, एक्स सी। एक्स सी क्या है, एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी, यानी 1/2 पाई एफ सी। ठीक है,
तो यहां से देख के आप बता सकते हैं कि करंट लीड्स द ईएमएफ, करंट लीड्स द ईएमएफ, ईएमएफ को आपने लिख दिया ई को आपने लिख दिया ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ई को आपने लिख दिया ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई को लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो आप यहां से देख के क्या बता सकते हैं, आप यहां से देख के बता सकते हैं कि ईएमएफ सॉरी करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को कितने से, कितने से, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। डन डना डन डन। चलिए बहुत बढ़िया, पूरी एनालिसिस आपके सामने लिखी हुई है। अब अगर हम लोग बात करें इसके फेजर डायग्राम की तो क्या बन जाएगा, फेजर डायग्राम, करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है ना। तो ये अगर आपने करंट बनाया है तो ये बन जाएगा ईएमएफ। ओके, ये बन जाएगा ईएमएफ। ठीक है, क्या लिख दिया आपने, करंट लीड्स, ईएमएफ बाय 90 डिग्री। ठीक है, एक्स सी को आपने क्या लिख दिया, ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी। तो एक्स सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, किसके लिए, एसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए अगर बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अच्छा एक्सी की यूनिट क्या होगी, ये भी ओम ही होगी। एसी सर्किट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एसी के लिए अगर बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम इंडक्टिव रिएक्टेंस। और डीसी के लिए बात करूं तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो एक्स सी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओके, या तो उल्टा लिख दिया मैंने, कैपेसिटिव सर्किट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी सोर्स। ओके, कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी सोर्स। ठीक, इतनी बातें। चलिए ठीक है, इसके बारे में ये लिखना, ये एक्सएल एक्सी की चर्चा। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अब समय हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और कुछ बातें अभी बची हुई हैं इसमें, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ आरएल और आरसी सर्किट जो मुझको लेने थे, तो मैं उसको अगले सेशन में लूँगा। आरएल, आरसी और एलसीआर सर्किट इज कमिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक आपको क्या करना है, इन सारी बातों को अच्छे से रिवाइज करना है। और ये कुछ मैं गिनती के 3 सवाल आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 3 सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे सिंसियरिटी साबित हो जाएगी हर बच्चे की, क्योंकि देखो कमेंट में सबके पढ़ता हूं, कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग बुरा लिखते हैं, कुछ लोग रैंडमली कहीं से भी उठ के आ जाते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, उनको लगता है कि उनके बोलने से फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। किसी के बोलने से अगर कोई चीज़ रुक रही होती या कोई रुक रहा होता तो दुनिया चलती ही नहीं। और तुम्हारे बोलने से ना मैं रुकने वाला हूँ ना संस्था रुकने वाली है। तो फालतूगिरी मत करो, सवाल दिए हैं, सवाल सॉल्व करो, मजे से पढ़ाई करो, आनंद लो पढ़ाई का, दैट्स इट। काहे के लिए नेतागिरी में लग रहे हो। इसलिए सिंपल सी बात यह है कि जितना आपको काम मिल रहा है आपको अच्छी तरह से करना है। 3 सवाल दिए हैं, कोशिश ये रखो ना कि सबसे पहले तुम्हारा नाम दिखे चैट में। 3 सवालों के आंसर भेजो, चैट में तुमको रिस्पॉन्स करूंगा, मेरी गारंटी है। अगले दिन तुम्हारा नाम भी हाईलाइट करूंगा मैं। तो मैं टास्क देके जा रहा हूं, ये 3 सवाल आपको करने हैं। पहले तो रीसॉल्व ऑल सर्किट्स जो अभी अभी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, फिर 3 क्वेश्चंस ऑफ क्लास आपको करने हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट। सभी कॉम्बिनेशन अगले सेशन में मैं निपटा दूंगा। ठीक है, अगले सेशन में पूरा कॉम्बिनेशन वगैरह सब निपटा दूंगा। तो तब तक के लिए ओके टाटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।